हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है आज से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो 67th प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है आपका सिविल सर्विस का, उसके लिए प्रैक्टिस सेट कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, 67th। और इस सीरीज़ में आज का जो हमारा वीडियो रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर हम जीएस के क्वेश्चंस को प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 67th प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ये आपका आयोजित किया जाएगा 8 मई 2022 को। ठीक है, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहने वाले हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज फॉर्मेट है, सिंगल स्टेज होता है एग्ज़ाम, इसमें सीसेट या कोई सेकंड पेपर नहीं है, सिंगल पेपर है 150 क्वेश्चंस का, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, जिसके अंदर हम जीएस और करंट अफेयर के और कुछ एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमारा देखते हैं आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि इस्टेब्लिश की गई थी किसके द्वारा? ये इस्टेब्लिश की गई थी धर्मपाल के द्वारा, धर्मपाल। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल के द्वारा बनवाई गई थी। और धर्मपाल कौन है? ये हैं आपके पाल डायनेस्टी के किंग। पाल डायनेस्टी जो थी उसमें के किंग है ये। ठीक है, कहाँ पर? भागलपुर के अंदर, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर जो कुछ और हम बात करें धर्मपाल के बारे में, तो धर्मपाल ने लगभग 200 गांव की ज़मीन, 200 विलेजेस के जो लैंड है वो दिए थे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी, देखिए ये एक एरा में नालंदा यूनिवर्सिटी और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटीज़ बिहार के इतिहास में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मानी गई हैं। ठीक है, तो धर्मपाल ने 200 गांव दिए थे दान में एज अ डोनेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी को फलने फूलने के लिए जो ज़मीन चाहिए वो धर्मपाल ने दी थी। ठीक है, और अगर जो हम बात करें कि जो पाल डायनेस्टी है, इसका जो टाइम पीरियड था, मतलब कार्यकाल था, कालखंड था, वो था लगभग 750 से लेके 1150 एडी। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान पाल डायनेस्टी जो है उसका शासनकाल चलता था। ठीक है, और बेसिकली जो पाल्स थे, पाल डायनेस्टी के लोग, ये बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, और बुद्धिज्म के भी अंदर ये जो महायान सेक्ट था, महायान सेक्ट, उसको फॉलो करते थे ये। ठीक है, महायान सेक्ट को फॉलो करते थे। अब देखिए, जो दो नाम आए यहाँ पर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये कि नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, इसको जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, अरब इन्वेडर्स स्पेशली, अगर जो हम प्रॉपरली नाम की बात करें तो वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, तोड़फोड़ कर दी थी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को और वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। और बख्तियार खिलजी कौन है? ये है इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश का कमांडर इन चीफ, मतलब उसका जो सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। और इल्तुतमिश वही है जो आपका जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन है, कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ पर है? आपकी दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और इल्तुतमिश वही राजा है जिसने स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की जो है स्थापना करी थी। अब कुतुब मीनार की बात आई तो कुतुब मीनार की जो शुरुआत करी थी, कंस्ट्रक्शन बनने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड। और यहाँ पर जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, सॉरी जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 108 टेम्पल्स, कितने टेम्पल्स? 108 टेम्पल्स प्लस 6 कॉलेज बिल्डिंग्स जिसके अंदर शिक्षा वगैरह दी जाती थी। ठीक है, ये पूरा एक तरीके से लोटस टाइप में। ठीक है, 108 मंदिर। और क्योंकि देखिए, जब ये यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम पर क्या है, कोई जो आज की साइंस टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें तो नहीं थी।
उस टाइम पर जो वेद पुराण ही पढ़ाए जाते थे, संस्कृत पढ़ते थे, तो उन चीज़ों को स्टडी के लिए 6 यूनिवर्सिटी कैंपस या कॉलेज कैंपस हुआ करते थे, 108 टेम्पल्स थे। ये सब एक लोटस की तरह, जो कमल का फूल होता है उस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। और यहीं पर एक सेंटर में, इन्हीं कैंपस के अंदर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक टेम्पल हुआ करता था जिसे कहते हैं महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल, ठीक है, वो यहीं पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस रूलर मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है? तो जो मेदिनी राय है बेसिकली, ये बिलोंग करती थी कौन सी डायनेस्टी से? चेरा डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी बेसिकली क्या है कि ये एक स्मॉल, छोटी ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट, ठीक है। ये एक डायनेस्टी जो एक लिमिटेड एरिया में थी बिहार के, ठीक है। और मिडिवल पीरियड में इसके बारे में देखने को कुछ चीज़ें मिली हैं, और ये जनरली फैली हुई थी, ज़्यादा बड़े इलाके में नहीं थी, स्मॉल एरियाज में थी। जैसे कि आपका जो बिहार के अंदर है, सारण एक जगह है, और शाहबाद है, भोजपुर, चंपारण, पलामाऊ, मुजफ्फरपुर, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये आसपास जनरली ये डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी आपकी देखने को मिलती थी। और वहाँ की जो फेमस रूलर थी वो मेदिनी राय, ठीक है। और ये डायनेस्टी जो है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 600 साल, नॉट 600 साल, 300 साल इसने लगभग जो है राज किया था इस डायनेस्टी ने, ठीक है। और मेदिनी राय ने जो इनाम दिया हुआ है, इन्होंने अपनी जो ये डायनेस्टी थी इनकी, इन एरियाज में फैली हुई, इसको एक्सटेंड किया था अप टू गया। देखिए गया, अगर जो बिहार का मैप आपने देखा होगा तो गया जो है वो झारखंड की तरफ, साउथ की तरफ में पड़ता है, ठीक है। ये आपकी गंगा जाती है तो यहाँ साउथ की तरफ में गया आपका पड़ता है। ये गंगा जो रिवर है पूरे बिहार को ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, क्लियर। और जो ये है चेरो डायनेस्टी को जो एसिमुलेट कर लिया गया था किसके अंदर? मुगल एम्पायर के अंदर। मतलब बाद में ये चेरो डायनेस्टी मुगल एम्पायर के अंदर शामिल हो गई थी, ठीक है, मर्ज हो गई थी मुगल में एम्पायर के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेदिक काल में जो टर्म रेफर किया जाता था रिलीजन के लिए, रीजन के लिए, रिफर्स टू द बिहार रीजन के लिए, ठीक है, वैदिक काल में। तो वैदिक काल में बिहार रीजन को रेफर किया जाता था किकाता के नाम से, किकाता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, किकाता। अब किकाता के अंदर यहाँ पर जो लोग रहते थे रीजन के अंदर, मतलब जो बिहार था वैदिक पीरियड में, उसे कहते थे किकाता। और यहाँ पर जो लोग रहते थे, पीपल्स जो रहते थे, उन्हें कहा जाता था वृत्यास, ठीक है, वृत्यास, ठीक है, वृत्यास। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो वृत्यास है, ये जो लोग हैं, दीज आर द फोर फादर्स ऑफ मगध। जो मगध साम्राज्य था, उन लोगों के, मगध के जो किंगडम्स थे, ये लोग उनके फोर फादर्स थे, मतलब पूर्वज थे बेसिकली, ठीक है। और मगध का जो एविडेंस है वो वैदिक टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलता है लगभग कब? 600 बीसी के आसपास में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काकिता, काकिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशियंट रूलर अज्यूम्स द टाइटल। एक टाइटल है इकारत। इकारत, जो इकारत शब्द है, मतलब बेसिकली ये टाइटल है, किसी को दिया जाए, मतलब जैसे हो ना कोई कोई किंग है या कोई जीते, मतलब कुछ एक ऐसा टाइटल दिया गया स्पेसिफिक टाइटल। तो ये एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट रूलर में इकारत, इकारत जो वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ये इस्तेमाल किया गया है आपका महापद्मना नंदा के लिए, ठीक है, महापद्मा नंदा के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और महापद्मा नंदा जो है ये इनका जो टाइम पीरियड की अगर जो हम बात करें, किस टाइम पर ये किंग थे, तो 344 से लेके 321 बीसी के आसपास, ठीक है। इस दौरान, देखिए आसपास के एग्जैक्टली डेट तो किसी को नहीं याद है क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं था, बट ये अनुमानित है लगभग इस हो सकता है कि ईयर में थोड़ा सा 1-2 ईयर्स का डिफरेंस आ जाए, बट अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम पीरियड था, ठीक है। और ये एक बहुत बड़े पावरफुल किंग थे किस डायनेस्टी के? देखिए नंदा लिखा हुआ तो दैट मीन्स नंद डायनेस्टी, जो नंद वंश था वहाँ के, ठीक है। और इस डायनेस्टी में
जो है, अब देखिए इस डायनेस्टी के जो ये राजा थे महापद्मन, इन्होंने जो उत्तर के राजा थे, मतलब जो क्षत्रिय राजा थे उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ के, उनको हराया था। जब उनको हराया तो उसके बाद महापद्मना को इकरता का टाइटल दिया गया। ठीक है, किस इंसिडेंस पर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब नॉर्थ के किंग्स को, नॉर्थ को हराया था, डिफीट किया था नंद वंश के इन राजाओं ने, इस राजा ने, महापद्मना ने, तब उनको ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, एक टेक्स्ट है आपका जिसका नाम है महाबोधित्स्वमा। ठीक है, महाबोधिवंसा। ठीक है, ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के अंदर जो महापद्मनानंदा हैं, इन्हें उग्रसेन के नाम से प्रेफर किया गया है, उग्रसेन। ठीक है, जो आपकी महाबोधित्स्वमना है, इसके अंदर उग्रसेन नाम से इन्हें बताया गया कि इनका नाम उग्रसेन के नाम से इंस्क्रिप्ट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नाम आता है, नंद डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, तो नंद डायनेस्टी के जो अंतिम किंग थे, लास्ट किंग, ठीक है, वो कौन थे? धनानंद। धनानंद, ठीक है, नाम ध्यान रखना है, धनानंद। फिर देखिए आगे पूछा गया कि कॉइन्स बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड से जो कॉइन्स बिलोंग करते थे, वर फाउंड एट द अमॉन्ग प्लेसेस इन बिहार। बिहार के अंदर कौन सी जगहों पे वो देखने को मिले हैं, जो कॉइन्स है, सिक्के, जो गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड से संबंधित है। ठीक है, तो कौन से कॉइन्स है, कहाँ पर देखने को मिलते हैं गुप्ता पीरियड के? ठीक है, तो ये देखने को मिलते हैं हाजीपुर में। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे पंच मार्क्ड? पंच्ड मार्क्ड मतलब एक जैसे एक मोहर है, उसको कहीं पे सिल्वर कॉइन पे या कोई सा भी जिस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, कॉइन इस मेटल को यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट को, उस पर पंच कर दिया गया है। इस तरीके के कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये आपके देखने को मिल रहे हैं बेसिकली कहाँ पर? हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर बिहार में, पटना के पास एक जगह है। ठीक है, ये बेसिकली पटना का जो रीजन है आसपास का, वहाँ पर इस तरीके के कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये कॉइन्स बने किसके होते थे? चांदी के। दीज आर मेड अप ऑफ सिल्वर। ठीक है, और कुछ कॉइन्स आपको देखने को मिले हैं बक्सर, चिरान, इन जगहों पे। जो देखिए बक्सर और चिरान में जो मिले हैं, बक्सर एंड जो चिरांद जगह है, यहाँ पर जो कॉइन्स देखने को मिले हैं, ये मिले हैं कुषाण वंश के। कुषाण वंश के, कुषाण एम्पायर के जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर जो हमें खुदाई में जो मिले हैं एक्सकैवेशन में, वो 88 कॉइन्स, काउंटिंग भी अगर डिफाइन केस कभी पूछी जाए तो कह सकते हैं 88 कॉइन्स आपको इस वंश के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का था गुप्ता एम्पायर्स का, गुप्ता एम्पायर्स के जो कॉइन्स है वो आपको मिले हैं हाजीपुर, बिहार से लगा, पटना से लगा हुआ एक प्लेस है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम मुस्लिम कॉन्कर ऑफ द बिहार। बिहार को जीतने वाला मुस्लिम शासक वो कौन था? सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन था? अब मुस्लिम शासक की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 11वीं शताब्दी के आसपास, 11th सेंचुरी के आसपास में, जो मगध है, बेसिकली बिहार का जो इलाका है, इस पर मिडल ईस्ट से आए हुए इस्लामिक इन्वेडर्स ने अटैक किया। और इस पर जो सबसे पहले अटैक किया था मुस्लिम एम्परर ने, वो था बख्तियार खिलजी, जो सबसे पहले बिहार पर अटैक करने वाला व्यक्ति था, जिसने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, बख्तियार खिलजी। ठीक है, और ये मिलिट्री जनरल था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, हमने पहले पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है। तो मिलिट्री जनरल था ये किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी। मैंने उसमें थोड़ा सा बोल दिया था कि इल्तुतमिश का था, इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश तो इसका आदमी था। ठीक है, क्लियर? चलिए उसको करेक्ट कर लीजिएगा, उस स्टेटमेंट को, वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बख्तियार खिलजी, ठीक है, और इसने जो एनेक्सेशन किया था, मतलब बिहार के ऊपर जब आक्रमण किया था, वो समय पाल था 1203 का, 1203 ईडी। ठीक है, ईडी के आसपास का ये समय था। ठीक है,
और जब इसने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया तो वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है, उनको इसने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब मार दिया, ठीक है, मार डाला था इसने बुद्धिस्ट मॉन्क को, और कई सारों को उसने जिंदा जला दिया, ठीक है, कई लोगों को दफना दिया गया, इस तरीके से बहुत ज़्यादा बर्बरता इसने करी थी, ठीक है। और जो ओटीपुर एक है, ओदांतीपुर, ओदांतीपुर सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको इसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बख्तियार खिलजी। फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ठीक है, जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, ये आपने एशियंट हिस्ट्री में डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, ये कहाँ पर देखने को मिली, ये देखने को मिली आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जब उसकी देखिए आईवीसी की हम बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लगभग 2,000 साल पहले बीसी के आसपास की ये लगभग है, ठीक है, 2,500 साल बीसी, मतलब अभी हमारा 2000 चल रहा है, 2022 चल रहा है, ठीक है, ये 2022 प्लस ये अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए 4500 ईयर्स बैक की बात है, 4500 साल पुरानी ये ब्रॉन्ज की, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब ये फैली थी आपकी जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, और प्लस जो आपका साउथर्न वेस्ट साउथर्न एशिया वाला जो पार्ट है वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में पूछा है डांसिंग गर्ल किस एरिया में फाउंड हुई, ये आपको देखने को मिली थी मोहनजोदाड़ो में, जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई वहाँ पर आपको मिली डांसिंग गर्ल। साथ में डांसिंग गर्ल के साथ यहाँ पर देखने को मिले थे ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ भी आपको यहीं पर देखने को मिला, ग्रेट ग्रेनरी आपको मिली, ग्रेनरी दैट इज अ गोदाउन, एक बड़ा सा भंडार गृह जिसे कहते हैं हम, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल आपको मिली, ठीक है, पशुपति महाराज की जो सील है, पशुपतिनाथ की जो सील है वो आपको देखने को मिली यहाँ पर, और एक बियर्ड मैन जो दाढ़ी वाले बाबा हैं, ठीक है, बियर्ड मैन का स्टैचू भी आपको यहाँ पर मिला, ठीक है, और एक कॉटन वो भी मिला आपको यहाँ पर, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर मोहनजोदाड़ो की साइड पर मिली। अब इम्पोर्टेंट ये आता है इसमें कि मोहनजोदाड़ो की साइट को एक्सक्रीवेट करने वाले कौन थे, वो थे आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर्जी, और इन्होंने इसे एक्सक्रीवेट किया था 1922 के अंदर, 1922 के अंदर, ठीक है। और कई बार ये पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो साइट जो है ये किस नदी के किनारे है, कहाँ पर है, ये है इंडस रिवर के किनारे, इंडस रिवर जो आपका पंजाब के अंदर जो एक डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लरकना, लरकना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये आपको साइट देखने को मिलती है, ठीक है। अगर जो हम इसमें और भी कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे कि होता है आपका, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4 एंशियंट साइट्स आपको बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, मतलब जो 2,500 साल पुराने की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पर चार, इसी टाइम पर पैरेलली 4 सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, वो थी, उनमें से पहली एक थी इजिप्ट की, इजिप्ट, ठीक है। देखिए कई बार अगर हो सकता है ये पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर कौन सी सिविलाइजेशन पैरेलली चल रही थी, एक तो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, दूसरी थी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया मतलब जो इराक का इलाका है आज का, ठीक है, दूसरा इंडिया की सिविलाइजेशन जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है आपका। अब देखिए इंडिया में सिर्फ आज का इंडिया नहीं है, इस टाइम पर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारा एरिया बेसिकली इंडिया का हुआ करता था, और साथ में चाइना, ठीक है। तो 4 सिविलाइजेशन इसी टाइम पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द इन्वेंशन ऑफ पॉटर व्हील, पॉटर व्हील की इन्वेंशन जो है, मतलब जो चरखा होता है, बेसिक नॉट चरखा, ये एक तरीके का, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर बीच में होल होता है, तो जो आपका कुम्हार होता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है जो, ठीक है, तो उस व्हील की बेसिकली पूछा गया कि किस पीरियड के अंदर इन्वेंशन की गई है, जिस ये जो व्हील होता है इसके ऊपर मिट्टी रख के घूमता है गोल गोल, तो इसके ऊपर जो आपका कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन, मटका, घड़ा, ये सब चीज़ें बनाता है, ठीक है। तो ये इन्वेंशन हुई थी बेसिकली, इसकी जो इन्वेंशन है ये हुई थी आपकी नियोलिथिक पीरियड के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इज सी इज द करेक्ट आंसर, नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब
देखिए न्यूलिथिक पीरियड जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। मतलब इस टाइम पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो इंसानों के अंदर देखने को मिली थी। किस टाइप की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको देखने को मिली, मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी है उस टाइम पर। एंशियंट हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ही है उस टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। और यहाँ पर पॉटर व्हील्स आपको देखने को मिले और कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पेंटिंग्स आपको देखने को मिली, ठीक है। और अगर जो हम यहाँ पे बात करें कि ये जो पीरियड है आपका, मतलब नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ये जो चार पीरियड्स हैं, टाइम पीरियड है, खाल खंड है बेसिकली, नॉट कलखंड, कालखंड। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब था, ठीक है। अगर जो हम बात करें यहाँ पर जो मेसोलिथिक पीरियड है, अम, सबसे पहले पैलियोलिथिक की हम बात कर लेते हैं। तो पैलियोलिथिक जो है लगभग 2 लाख साल पहले, 2 लाख ईयर्स बिफोर, है ना, 2 लाख साल से लेके 10,000 साल बीसी, इतना पुराना है ये। बिफोर क्राइस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्राइस्ट, अब ये बीसी और एसी का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे भी हम थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं। ये मान लीजिए जीरो है, इधर चल रहा है आपका राइट साइड में एडी और लेफ्ट साइड में आप चल रहे हैं बीसी में, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है आपका, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो इस लेफ्ट साइड के अंदर हम बात करते हैं किसकी, लेफ्ट साइड के अंदर हम बात करते हैं हमारी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सब काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हम देखने के मिलते हैं। ये आपका आता है जीरो, यहाँ से 1 2 3 अप टू 2022 हम चल रहे हैं अभी फिलहाल करंट में, है ना। तो इस तरीके से प्रीवियस में चल रहा है। तो ये पेलोलिथिक पीरियड जो है ये इतना साल पुराना, लगभग इतने साल पुराने की जो बात है उसे डिवाइड किया गया है पेलोलिथिक एज में, ये पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड जो है, मेसोलिथिक पीरियड आता है आपका 10,000 साल से लेके, 10,000 साल बीसी से लेके 8,000 साल बीसी के आसपास, 8000 बीसी के आसपास में, ठीक। नियोलिथिक, फिर आपका जो हम बात करें नियोलिथिक एज, कुछ बुक्स में देखिए इसमें वेरिएशन मिलेगा आपको, कहीं पर आपको ये 4,000 मिलेगा, कहीं 8,000 मिलेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली एक डाटा है, कोई एग्जैक्ट फिगर या कोई वो नहीं है कि भाई इस डेट से इस डेट में खत्म हो गया। अप्रॉक्सीमेशन डाटा है, आपको इस तरीके से क्रोनोलॉजी में थोड़ा समझने में ईजी रहती है। फिर हम बात करते हैं नियोलिथिक एज की। तो नियोलिथिक एज आपका जो है 8,000 बीसी से लेकर लगभग 2000 बीसी के आसपास में टाइम पीरियड था। आफ्टर दैट नियोलिथिक, हमारा टाइम पीरियड आया एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। आईवीसी एज आई आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये थी आपकी 2700 बीसी से लेके 1900 बीसी के आसपास, ठीक है। अब देखिए नियोलिथिक के बाद जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आई आपकी चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। अब चाल्कोलिथिक एज की बात करें तो ये कंबाइंड हो जाती है, इसके बीच में मर्जर हो जाता है 4000 बीसी से लेके लगभग 1500 बीसी के आसपास का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है आपका चाल्कोलिथिक एज। और इस चाल्कोलिथिक एज के बाद ये पांच चीज़ें हो गई। पांचों के बाद जो छठा पॉइंट आया इसमें, चाल्कोलिथिक एज के बाद आता है आयरन एज, ठीक है। और आयरन एज था आपका 1500 बीसी से लेके 200 बीसी के आसपास तक, ठीक है। देन मॉडर्न एम्पायर वगैरह, फिर आगे बाकी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इसके बाद कौन आता है। इफ इनकेस कभी क्रोनोलॉजी में पूछा जाए तो आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द अर्लीस्ट कोडिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में किस डॉक्यूमेंट के अंदर बताया गया है, ठीक है। कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में एक तरीके से बताई गई है आयुर्वेद के अंदर, ठीक है। आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, वो बताया गया है कि इसमें चरक संहिता में। आयुर्वेद का जहां भी नाम आ जाए एंशियंट हिस्ट्री में, आपको आंख बंद करके लगा देना है चरक संहिता, ठीक है। एक्चुअली महर्षि चरक थे, उन्हीं ने एक बुक लिखी मेडिसिन के ऊपर, तो उसे कहते हैं चरक संहिता। और ही जो आपके महर्षि चरक है, महर्षि चरक, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है इन्हें, ठीक है। भारतीय जो वैद्य पद्धति है उसके जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और चरक संहिता जो है डील करती है इंटरनल मेडिसिन के बारे में। इंटरनल मेडिसिन मतलब जब आपको, जैसे जो आपकी ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन मतलब जो आज की डेट में हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है, ये उस टाइम पर ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे कि कोई चीज़ अगर जो बॉडी के अंदर ख़राब हो जाती है तो उसे ऑपरेट करके रिमूव किया जा सकता है ताकि बाकी की बॉडी ख़राब ना हो। तो ऑपरेशन के बारे में इसमें बात करी गई है। और द आयुर्वेद जो है, बेसिकली जो आयुर्वेद है, ये बात करता है कि बैक टू वेदास,
जो वेद हैं उनकी तरफ वापस चलें। मतलब जो वेद में चीज़ें बताई गई हैं, वेद पुराणों में जिन तरीकों से आप उपचार कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनकी तरफ मूव करने की बात कहता है आयुर्वेद। ठीक है। अब इसमें देखिए जो चरक है संहिता, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे कहते हैं जीनोम्स, जीन्स या जेनेटिक्स। ठीक है। इन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था जेनेटिक्स के बारे में। आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले कह सकते हैं हम, कि चरक संहिता में महर्षि चरक ने जेनेटिक्स, जीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि जीन्स भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो ह्यूमन बॉडी से संबंधित है, जिसके बारे में हम आज तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप इमेजिन करिए कि आप 1 लाख साल पहले खड़े हुए हैं जहाँ कुछ नहीं है, लोगों के पास कुछ नहीं है, वहाँ पर इस चीज़ों के बारे में बात करी गई थी इस बुक के अंदर। ठीक है। तो चरक संहिता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक ऑफ एंशियंट इंडिया मृच कटिका। मृच कटिका नाम की जो पुस्तक है ये किसने लिखी? ये लिखी थी सुद्राका ने, सुद्राका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फेमस बुक जो है मृच कटिका, इसे लिखा था सुद्राका ने। ठीक है। और इसके अंदर 10 एक्ट है, बेसिकली 10 एक्ट्स दिए गए हैं। एक्ट्स मतलब कुछ कहानियाँ, इस तरीके से प्लेस बेसिकली लिखे गए हैं, संस्कृत ड्रामा से रिलेटेड, संस्कृत ड्रामा से रिलेटेड। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जो मृच कटिका है, कटिका, मृच कटिका, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है द क्ले आर्ट, द क्ले आर्ट, नॉट सॉरी द क्ले कार्ट, नॉट आर्ट, द क्ले कार्ट। ठीक है, जो कि डील करता है एक लव अफेयर्स के बारे में। एक मतलब देखिए एक्चुअली एक स्टोरी है इसमें। स्टोरी किसकी है कि एक प्रेमी है, एक प्रेमी, प्रेमी कौन है? रिच, एक रिच मर्चेंट है, व्यापारी है, वो प्रेमी है, मेल पर्सन। ठीक है। उसकी प्रेमिका है, किस कौन प्रेमिका है उसकी? प्रेमिका है ऐसे व्यक्ति की डॉटर जिसे कहा जाता है कोट कोटियन। ठीक है। कोटियन का मतलब होता है वैश्या। ठीक है, वैश्या। जो वैश्या होती है उनकी जो बेटी है, उस लड़की से प्रेम संबंध है, मतलब जो रिच पर्सन है उसका और जो वैश्या की बेटी है उनका एक प्रेम कहानी इसको दर्शाया गया है बेसिकली इसके अंदर। और ये बुक जो है एक्चुअली, ये जो कहानी है ये गुप्ता पीरियड के आसपास की बताई जाती है। ठीक है। और शुद्रा जो है ये बेसिकली उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन, उज्जैन। ठीक है। और उज्जैन क्या है आपका? यहाँ पर एक भगवान शिव का, महाकाल का मंदिर है। ठीक है, जो आपके 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं भारत के अंदर, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शूद्र का।